क्वेश्चन किस चैप्टर का? एओडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 का आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी इज अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, ए बी क्या है उसका डायामीटर। अच्छा यहाँ पे एक बात समझेंगे, सेंटर ये होगा, ए बी क्या है इसका डायामीटर। अगर एक सर्कल है और ए बी दिया गया है कि इसका डायामीटर, मतलब ए बी फिक्स है, डायामीटर दिया गया है ना, कह रहे ए बी इज द डायामीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी है ना वो सर्कल का क्या है डायामीटर है, ठीक है। अच्छा जी, कह रहे सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सपोज मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया सी, ठीक है। अच्छा इस सी पॉइंट को लेके एक ट्रायंगल बन जाएगा, बन जाएगा ये। अच्छा अगर सी पॉइंट हम यहां पर लेते तो ट्रायंगल और कोई बन जाता, सी पॉइंट यहां पर लेते ट्रायंगल और कोई बन जाता, सी पॉइंट यहां लेते, यदि सी पॉइंट को कहीं पर भी ले सकते थे तो कहीं पर भी सी पॉइंट लेते कितने ट्रायंगल बनते? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल। यस और नो? बस अगर एक बंदा सी पॉइंट यहां पर लेगा तो ट्रायंगल ऐसा बनता, यस और नो? अच्छा तो कई सारे ट्रायंगल बने, फिर उन सब का मैंने एरिया निकाला, ठीक है। तो जो एरिया सबसे ज्यादा आएगा तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस मतलब उनकी दो साइड आपस में क्या होंगी? इक्वल। तो ये प्रूव करना है। क्या बात चमका? समझ आई बात? ठीक है। तो सपोज इसकी रेडियस अगर मैं आपसे कहता हूं ए है तो ये भी क्या हो जाएगी जी? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट होगा। अच्छा जी, एंगल सी कितना होगा? 90। क्लास 9th में जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज 9.3 बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि ये एक लाइन सीधी स्ट्रेट है तो ये वाला एंगल 180 हो गया, और इसके सेगमेंट में कोई भी एंगल बनेगा ऊपर की तरफ तो वो उसका हाफ होगा, तो एंगल सी 90 होगा। या फिर सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल बनता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक। चलो जी, अच्छा यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आ जाइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो राइट एंगल ये रहा तो बेस हो गया AC और हाइट कितनी हो गई जी? BC। यस और नो? सपोज मैं कहता हूं ये x है और ये y है, ठीक। तो एरिया बराबर 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई। अब प्रॉब्लम ये है कि यार x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करें या फिर y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल हैं। तो कोशिश करो किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो चलिए देखो, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है? 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी कितना 2a, तो 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 4a स्क्वायर हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। क्या ये वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एरिया कितना आएगा? 1/2x और ये y है तो स्क्वायर हटेगा तो कितना आ जाएगा जी? अंडर रूट। तो अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का, देख रहे हो एकदम वैसा ही बन गया जैसा भी किया था ना। तो a बराबर 1/2 x को अंदर लेके जाएंगे, रूट के अंदर अगर आप किसी भी नंबर को लेके जाते हो तो स्क्वायर की फॉर्म में जाता, मतलब एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस का x की पावर 4 और 2 को लिख दो यहाँ पे नीचे। यस और नो? चलो जी अब करो इसका डिफरेंशिएशन। तो डी किसके रेस्पेक्ट में हम करें? x के रेस्पेक्ट, क्योंकि a तो कांस्टेंट है। तो डी ओवर dx। तो नियम कहता क्या है? रूट के मतलब रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x। तो इसका भी इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x मान लो, चैन रूल लगेगा। तो 1/2 रूट x, तो ये हो गया 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर, और ये भी 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? तो ये 2 तो नीचे था, एक 2 इसका भी तो आएगा, 4 हो गया। फिर जिसको लेट किया था उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये 4 भी था तो 8x a स्क्वायर माइनस और ये 4x क्यू डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगला स्टेप क्या है कि dA ओवर dx को रख दो 0 के इक्वल, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा 0 के इक्वल, फिर 8x a स्क्वायर माइनस 4x क्यू बराबर 0। तो ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे नहीं लगता। एक x से
एक x कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, तो कितना बचा ये 2a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, या स्क्वायर हटेगा, इधर कितना है अंडर रूट, तो a√2 आ गया, x कितना निकल के आया और आपका आंसर भी आ गया। लेकिन आपको ये दिखाना है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन और x की जगह पुट कर दो a√2, तो आंसर कैसे आएगा 0। सो x इक्वल टू a√2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब एक चीज देखो, मैं क्लियरली आपको बोल दूं जरा, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है और आ चुका है तो एक काम करना, जो कि मैं नहीं कर रहा हूं बट आपको करना, अगर फुल मार्क्स चाहते हो, अदरवाइज ऐसा करके आओ आधा नंबर कटेगा, 5 का है तो 4.5 मिलेंगे। क्यों, देखो हमको ये पता है प्रूफ करना है, तो पक्की बात है इसका आंसर 0 से कम आएगा। एक लाइन मैंने खाई है क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, इसका एक बार केवल और केवल डिफरेंस दिखाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन वाला रूल लगाएंगे, इसको छोड़ो इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसको छोड़ो अपन इसका स्क्वायर, दो इसका स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा। सिंपल है, करना जरूर। अगर आप फुल मार्क्स चाहते हो, इतना चाहते हो कि हाँ से इतने में खुश हैं, 4.5 में खुश हैं, तो इतना कर देना। अच्छा, हमको ये भी तो दिखाना था कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, आइसोसेलेस। तो x की वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए क्या, √4a² माइनस x², और भैया x² की वैल्यू क्या है a², मतलब 2a², ये y आ गया। तो ये कितना बचा 4a², और 4a² का क्या आएगा a√2 हो गया। तो y कितना आया, x भी a√2 आया और y भी a√2 आया, दोनों बराबर आ गए। सो इट इज आइसोसेलेस। सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छापो। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन लग रहा है, ये तो पता लग गया, AOD का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का यूज होगा। एक कंसेप्ट है जिसमें समझेंगे, बोल रहे हैं इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। अगर कोई चीज तुमको बोल दी जाए गिवन है, मतलब आप इस चैप्टर में मानकर चलेंगे कि वो कांस्टेंट है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। कोई चीज गिवन है, मतलब मैंने आपको बोल दिया कि हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड का सम मान लो 15 है, तो इस क्वेश्चन में आपको 15 ही लेना है, तो 15 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो ये मतलब h मतलब हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड। अब सपोज मैं पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो PQR, ठीक है, इसकी हाइपोटेन्यूज ये है h, ये साइड मान लो A है और ये साइड क्या है B। अब क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, कह रहे इसकी हाइपोटेन्यूज और एंड अ साइड, कोई सी भी एक साइड, इसको ले लो या फिर इसको ले लो, यस और नो, उसका सम जो आएगा वो फिक्स है, वो गिवन है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं गिवन क्या है, गिवन है जो एक तो हाइपोटेन्यूज कोई सी भी एक साइड, मैंने कहा सपोज A, इसका सम कितना आ रहा, कांस्टेंट आएगा। क्यों, क्योंकि वो गिवन है। क्या ये बात आई समझ में, नहीं आई? मैंने आपसे बोला कि हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड, मैंने कहा सपोज इनका सम मान लो 15 है, क्या है 15, तो ऐसे कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे। देखो कैसे, देखो कैसे, ये रहा मान लो इन दोनों का सम कितना है 15, मैंने कहा मान लो ये 10 है, नहीं 15 लेना ना, तो मैंने कहा ये 8 है और ये 7 है, एक ट्रायंगल ये हो गया। अच्छा, अब मैंने कहा ये हमारे पास 10 है, ये 5 है, तो देखो इन दोनों का सम कितना 15, एक ट्रायंगल ये बन गया, ये बन, ऐसे इनफाइनाइट बन जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल बन जाएंगे। क्या बात आई समझ में, नहीं आई बात समझ में? इन दोनों का सम 15 है, ऐसा आपको समझा रहा हूं मैं। क्या चमका, तो ऐसे कितने ट्रायंगल बन जाएंगे राइट एंगल, इनफाइनाइट। कितने बन जाएंगे जी, इनफाइनाइट। आगे आ जाओ, कह रहे सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम वेयर द एंगल बिटवीन दिस साइड, मतलब हाइपोटेन्यूज और ये A, इन दोनों का सम कितना लिया K, तो जब इनके बीच में एंगल π/3 होगा, मतलब अभी क्या है वो थीटा लेट किया है, अगर वो π/3 है तब उस ट्रायंगल का जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा। ये प्रूफ करना, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं।
हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड का सम 15 है, ऐसे कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? इनफाइनाइट। यस और नो? जब इनफाइनाइट ट्रायंगल है तो उनके अलग अलग एरियाज आएंगे, तो कोई एक ट्रायंगल ऐसा होगा जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। यस और नो? तो जब उस ट्रायंगल को हमने सिलेक्ट किया कि इसका एरिया सबसे ज्यादा है, फिर देखा तो इन दोनों साइड के बीच में एंगल कितना था? 60 का था। कितने का था? ये चीज प्रूफ करनी है, ये चीज प्रूफ करनी है। क्या मैं समझा पाया क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, ये चीज प्रूफ करनी है। चलो अच्छा, तो मैक्सिमम दिखाना किसको है? एरिया को, एरिया ऑफ द ट्रायंगल मैक्सिमम। तो ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। यस और नो? अच्छा, फिक्स क्या है इसमें? h और a का सम फिक्स है, h और a, लेकिन h और a फिक्स नहीं है, इनका सम है, वो 15 आएगा। हो सकता है ये 10 हो, ये 5 हो सकता है 11 हो, 4 हो, ये तो चेंज होंगे। मतलब ये तीनों ही वेरिएबल है, a b h तीनों ही क्या है? वेरिएबल। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया फंक्शन, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल को इंडिकेट कर दिया हमने a से, ये आ गया 1/2 a इंटू बी। इसको मैक्सिमम दिखाना है, मतलब मैक्सिमम दिखाने का मतलब है मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन हो गया। तो करते क्या? इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब समस्या ये है सर किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि ए भी वेरिएबल है और बी भी वेरिएबल है। यस और नो? अब कन्वर्ट करेंगे के में इसको। देखो कैसे, एक तो ये चीज गिवन है और दूसरा ये भी तो गिवन है, एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर उनके दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। गॉट इट? चलो अब देखो यहां से लॉजिक स्टार्ट होता है आपका। देखो भैया, क्या हम b को यहां से अगर हम निकालें, b को अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस, यस और नो? यार ये तो पता होना चाहिए। अगर यहां से मैं आपसे बोलूं कि b की वैल्यू निकालो तो क्या होगा? देखो ये इस तरफ आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा? तो ये वैल्यू। लेकिन अभी भी देखो a और h दोनों वेरिएबल हैं। सर किसके रेस्पेक्ट में करें? तो चलिए देखते हैं। 1/2 ये a है। अब एक बात सुनो, h बराबर h प्लस a बराबर k है, तो h बराबर क्या होगा? तो क्या जहां पर h है उसकी जगह k माइनस a लिख सकता हूं? तो h की जगह k माइनस a, उसका क्या है? स्क्वायर। अब देखो भैया पूरा क्वेश्चन a में आ गया। अब आप कहोगे सर k, अरे k तो कांस्टेंट है, k का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। बस अब लॉजिक खत्म हो गया, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन है, उसको देखते हैं। अब देखो चलो स्क्वायर को ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ka और माइनस का a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा देखो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, लॉजिक बड़ा होगा, कैलकुलेशन होगी थोड़ी बहुत, तो वो माइंड सेट करो। छोटी सी बात बताते हैं, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है 2√3 क्या, और आपसे बोला कि 2 को अंदर लेके जाओ रूट के, तो जब किसी नंबर को 2 के मतलब रूट के अंदर लेके जाते हैं तो उसका स्क्वायर जाता है अंदर, पता है ना, छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो अगर मैंने कहा 2 अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर अंदर जाएगा, या सॉरी ये दोनों बराबर हैं। तो ऐसी a क्या है? बाहर। अगर ये जाएगा अंदर तो कैसे जाएगा? स्क्वायर में। तो ये अंदर, तो अब क्या बचा इधर? तो k स्क्वायर बचा, तो a जाएगा इसके साथ, तो a स्क्वायर k स्क्वायर और माइनस का 2a³ k अंडर रूट, और ये 2 कहाँ पे आ जाएगा? क्या बताइए समझ में? a को मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले गया तो ये जाएगा a स्क्वायर, इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी। तो अच्छे क्वेश्चन हैं ये, तभी नंबर भी अच्छे आएंगे जब ऐसे क्वेश्चन करेंगे। चलो भैया अब करते हैं डिफरेंशिएशन dA/a के रेस्पेक्ट में। तो 2 को तो मारो गोली, 2 को तो अभी बाद में कर लेंगे। रूट मान लो ये रूट है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। अगर कोई आपसे पूछे कि रूट x का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा? 1/, तो देखो 1/2, यस और नो, और रूट में x, मतलब इसी को ही लिख दो 1a स्क्वायर k स्क्वायर, अरे यार k आई, ठीक है, ये k स्क्वायर और माइनस का
अब आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। हमने इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x लेट किया, तो रूट एक्स का 1/2 रूट, फिर इसका भी तो होगा जिसको लेट किया है, तो चलो इसका करो। तो a स्क्वायर का कितना हो गया 2a k स्क्वायर माइनस अब a क्यूब का 3a स्क्वायर, तो 3 2 या 6a स्क्वायर के, ठीक, और एक 2 ये भी तो है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, डिफरेंशिएशन आना चाहिए भैया, चैप्टर 5 आना चाहिए। अच्छा, जब हम लोग DA हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसको रखते हैं 0 के इक्वल। किसके इक्वल रखते हैं 0 के इक्वल। अब एक बात सुनो, जब हम रखेंगे इसको 0 के इक्वल तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पोर्शन 0 में जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, ऊपर वाला बचा बस 2a k स्क्वायर। क्या ये बात आई ना समझ में। जब इस पूरे को रखोगे 0 के इक्वल, देखो तो ये जाएगा किसमें 0 में, ठीक है। चलो अब ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, तो देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर सही हो गया, एक k से एक k हमारे पास चला गया। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई डाउट होना चाहिए। क्लियर है, बताओ जरा, कोई डाउट है। अच्छा यहाँ पे यार सॉरी हमने गलती की, सॉरी यहाँ पे a था केवल, हमने स्क्वायर कैसे लगा दिया, देखा नहीं आप लोग। यहाँ पे क्या a है ना, तो a स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। चलो अरे समझ आया ना, यहाँ पे धोखे से लग गया था, ठीक है। तो इस तरफ जाएगा 6a स्क्वायर k, तो एक a से एक k जाएगा, एक k से एक k जाएगा, इधर कितना अच्छा 2k बराबर 6a। किसने याद किया, इनका फोन उठाना पड़ेगा। तो आ जाइए, अब यहां से 2 3 या 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई k/3। देखो कायदे में देखा जाए तो आंसर आ गया हमारा, कायदे में देखा जाए तो, लेकिन हमको ये दिखाना है कि ये जो चीज़ है ये क्या है मैक्सिमम। अब आंसर कैसे आ गया अभी मैं आपको बता दूंगा, आंसर तो हमारा आ गया क्या है, लेकिन अब आपको ये चीज़ दिखानी पड़ेगी कि ये जो आया वो मैक्सिमम आया। तो ऐसे में करेंगे क्या, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद a की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे k/3, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा होगा, और वहाँ पे आपको रखना पड़ेगा a की जगह k/3, और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0 से कम, मतलब नेगेटिव आंसर आएगा। जब नेगेटिव आएगा तो हम लिखेंगे कि a = k/3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आपको देखो डिफरेंशिएशन हल्का दिखा के केवल एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, और केवल a की जगह k/3 रखेंगे तो आंसर 0 से कम ही आएगा, क्योंकि मैक्सिमा की ये कंडीशन है, ठीक। अच्छा a की वैल्यू कितनी आई k/3, a की वैल्यू, तो मैं आपसे पूछूं h की वैल्यू कितनी आएगी, तो इस वाली इक्वेशन में पुट करो, तो h बराबर क्या होगा k - a, तो k और ये कितना होगा k/3, तो कितना है 2k/, h भी आ गया और a भी आ गया। a और h दोनों पता लगे, थीटा के लिए ये क्या हो गया बेस और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में होता है, कॉस में होता है। किस में होता है जी, कॉस में होता है। तो चलो मैं इस वाली जगह पे आपको बताता हूँ। तो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, मतलब a कितना आया था k/3, और h 2k/3, 3 से 3 गया, k से k गया, 1/2, और 1/2 थीटा में वैल्यू किसकी होती 60 की, तो 60 डिग्री बोलो या π/3 बोलो, एक ही बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो ऐसे ही आएंगे आपको। अगर मैं 12th क्लास की बात करूं, 12th क्लास के बच्चों के साथ ये बड़ी समस्या, 10th का लेवल देखो अलग होता है, 12th में क्वेश्चन अलग आते हैं, और 5 मार्क्स में तो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। समझो कंसेप्ट को। ये इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे आपको मतलब और भी ऐसे पैटर्न हैं जिनमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे इसके साथ साथ हो सकता है यहाँ पे ऐसा हो e⁻7, उसकी पावर 7, उसकी पावर x, इस टाइप के भी पैटर्न होते हैं। ऐसे में 3 मेथड होते हैं इनको सॉल्व करने के। सबसे सिंपल वाला देख लो, ऐसे में जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है उसको लेट करो। इंटीग्रेशन में किसी भी बुक का या किसी भी चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी डिफरेंट बुक से भी इंटीग्रेशन का, तो एक टारगेट है किसी एक को लेट करें और दूसरे कट जाए, बस। इसको लेट करोगे तो भी आंसर आएगा, इसको लेट करोगे तो भी आंसर आएगा, और इसको लेट करोगे तो भी आंसर आएगा। 3 मेथड है। इन तीनों में से सबसे सस्ता जो मेथड है वो ये है कि जो बड़ा है उसको लेट कर लो, ठीक। तो चलिए लेट करते हैं।
लेट 7 की पावर x इज इक्वल्स टू टी, और जिसको लेट करते हैं उसका होता है क्या, डिफरेंशिएशन। तो 7 की पावर x, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए आप x कंसीडर कर सकते हो, और a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, a की पावर x log a, यही तो होता है। अच्छा 7 की पावर x, तो a की पावर x का क्या है, a की पावर x log a, तो 7 की पावर x का क्या होगा, 7 की पावर x हमने इसको लेट किया था इंटू लॉग a कितना है 7। अच्छा समझो, ये तो डिफरेंशिएशन हुआ इसका, अब लगेगा चेन रूल, हमने जिसको लेट किया था उसका डिफरेंशिएशन, यस और नो। अब मैं 7 की पावर x का, अब इसको लेट कर लो थोड़ी देर के लिए a, तो 7 की पावर a, तो क्या होगा ये 7 की मतलब a की पावर x का a की पावर x, तो 7 की पावर 7x इंटू लॉग 7। अब इसको लेट किया था, अब इसका डिफरेंस इंटू 7 की पावर x का, तो 7 की पावर x इंटू लॉग 7, ये हुआ है जाके इस पूरे का डिफरेंशिएशन। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन जाएगा टारगेट 95 वाली सीरीज में, तो इतना बच्चों को पता होना चाहिए ये ना। तो ये हो जाएगा dx बराबर dt, यस और नो। चलो अब जो क्वेश्चन था उस पर आ जाते हैं। हमने इसको तो t लेट कर लिया था, तो ये तो हो गया t, यस और नो, ये तो हो गया t। इसको ऐसे ही लिख दो 7, ठीक, और ये 7 की पावर है, इसको t लेट किया, t लिखा है, इसको ऐसे। अब d की पावर x, सॉरी dx, अब dx की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये सब का सब किस में आएगा जी, डिवाइड में आएगा, ये सब का सब किस में आएगा जी, डिवाइड में आएगा। तो देखो ये हो गया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। तो ये 7 पावर x इंटू 7x इंटू 7 की, अच्छा log x कितनी बार है, log x अच्छा log 7 और log 7, अगर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 7 की पावर 3, यस और नो, log 7 की पावर 3। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। अब एक बात समझना, 7 की पावर x को क्या लेट गया था, t, तो क्या इसकी जगह t लिख सकते हैं, या फिर इस t से इसको कट कर दो, एक ही तो बात है, यस और नो। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यस और नो। क्या चमका, कोई डाउट इसमें? तो हमारे पास क्या चीज़ बची आके, इंटीग्रेशन केवल नीचे बचा 1 log 7 की पावर 3 इंटू dt, यही तो बचा ना। ठीक, तो ये क्या है, कांस्टेंट, ये तो आ जाएगा बाहर। तो 1 log 7 की पावर 3 और dt का t प्लस c। अब t को क्या लेट किया था, ये वैल्यू पुट कर दो, दिस इज योर आंसर, 7 की पावर 7 अपॉन log 7 की पावर 3 प्लस c। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों के क्लास 12th में, आ चुका है, आता नहीं है, आ चुका है भैया। क्योंकि देखो इंटीग्रेशन का है, और इंटीग्रेशन तभी आएगा जब आपको डिफरेंशिएशन आएगा। अच्छा अगर मैं इसको लेट करता तो भी आंसर आता, थोड़ा सा इससे लेंदी हो जाता, इसको लेट करता तो भी आंसर आता, थोड़ा सा लेंदी हो जाता। तो जब कभी ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चंस आए तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है उसको लेट करो आप, क्लियर है। अच्छा इसी तरीके से अगर बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आ जाए, e की पावर 7 की पावर 7, e की पावर 7 की पावर 7, e की पावर 7 और dx, तो इसका आंसर कोई बच्चा बता सकता है कितना आएगा, e की पावर 7 7 7, ये इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ जल्दी, क्योंकि वीडियो चल रहा है, मैं नहीं चाहता। और इसका आंसर आप 1 सेकंड में बता सकते हो, क्योंकि तुम, हाँ ये तो भैया कांस्टेंट है। इसमें एक बात सुनो, इसमें कहीं भी वेरिएबल आया, e जो होता है ये इरेशनल नंबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूलर कांस्टेंट, ठीक है। और 7 7 ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट। और dx, तो इसका ये सब लिखो इंटू x। अरे यार अगर एक बात सुनो, ये सारा का सारा क्या कांस्टेंट है, इसको लिख दो बाहर, अंदर कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 1, तो 1 का क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। अगर तुम इसे करने बैठोगे
तो होगा ही क्या इसमें, ये तो कांस्टेंट है, यस और नो। और अगर कोई पूछे इसका डिफरेंशिएशन 0, अरे इस पूरे का 0। अगर कोई आपसे कहे ना कि d/dx e⁻7 e⁻7 इसका क्या होगा 0, कांस्टेंट है ये तो। इन बातों को दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 का 95 टारगेट 95 की सीरीज में, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से देखते हैं। कह रहे इन अ कल्चर, देखो मैं आपको अगर नॉलेज वाली बात बताऊं तो कल्चर, वैसे हम लोग जो समझते हैं कि यार ये कल्चर की बात कर रहे हैं, कल्चर होता ना, यहाँ पर कल्चर का एक और मीनिंग है। कल्चर होता है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। अगर कल्चर का आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक मीनिंग देखेंगे तो वो आएगा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब एक कल्चर होता है जहाँ पे कई सारे बैक्टीरिया, उसको भी कल्चर बोला जाता है। तो कह रहे इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, मतलब हमने जब काउंट किया तो पता लगा ये 1 लाख है। एंड द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर, और हर 2 घंटे में 10% बढ़ जा रहे हैं ये। तो कह रहे इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट 2 लाख, कितने घंटे में ये 2 लाख हो जाएंगे। वैसे तो ये क्लास 6 का क्वेश्चन है, अगर हम इससे करना चाहें तो क्लास 6 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्लास 6 के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है परसेंटेज वाले चैप्टर। लेकिन यहाँ पे उसका यूज नहीं करना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करना है। कह रहे हैं इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट। अगर मैं बात करूँ कि ये मान लो, सपोज मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मान लो ये कल्चर है, इसमें ये देखो कई सारे हमारे बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया कितने हैं टोटल नंबर, मैंने उसको पी से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे करते हैं, पी से रिप्रेजेंट। तो अगर हम बात करते हैं इस लाइन पे, थोड़ा ध्यान देना, इस लाइन पे कह रहे हैं क्या, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ का मतलब होता है बैक्टीरिया में चेंज होना, बैक्टीरिया का जो काउंट है उसमें चेंज होना, मतलब पी में चेंज हो रहा है। तो क्या हम पी को ऐसे लिखेंगे डीपी, किसी भी चीज में चेंज होने का मतलब उसका डेरिवेटिव, एक्स में चेंज हो रहा है डीएक्स, पी में चेंज हो रहा है डीपी, इस प्रोपोर्शनल। अब किसके, किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा, कुछ नहीं पता तो टाइम के रेस्पेक्ट में। dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला गया टू द नंबर प्रेजेंट, जितने उसमें प्रेजेंट है इसके बराबर है। इसी लाइन को बस आपको समझना। कह रहे पी मतलब ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया में चेंज हो रहा है तो डीपी हो गया, और किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होगा, सपोज हमने टी ऐड कर लिया, और प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ प्रेजेंट, कितने प्रेजेंट थे पी। बस यहीं से ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। और हम लोगों ने फिजिक्स में छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कॉन्स्टेंट आता है, तो बराबर के पी। अब पी एक तरफ कर सकते हैं हम लोग, और ये के और डी टी, हम लोगों ने p को एक तरफ कर लिया, कांस्टेंट एक तरफ कर लिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 1/p का क्या हो जाएगा जी, log p, और k कुछ नहीं, k तो कांस्टेंट है 1 होगा, तो 1 का t प्लस c। ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन निकल गया। अब ये k भी समझ आए, तो k तो कांस्टेंट है, लो k को हमने बाहर रख दिया, अंदर कुछ नहीं है तो 1 होगा, t के रेस्पेक्ट में तो केवल t आ गया प्लस c। यहां से बस ये बेसिक, अगर इतना आपको समझ आ गया तो फिर ये क्वेश्चन में कुछ नहीं। अच्छा, जब हमने काउंट किया था कि बैक्टीरिया हमारे पास 1 लाख है, तो उस समय t 0 रहा होगा। अगर मैं अभी भी बात करूं, अभी मैंने काउंट किया बैक्टीरिया 1 लाख है, तो उस समय टाइम तो कुछ भी नहीं, टाइम 0 लिया। अब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो पुट करिए log p की जगह 1 लाख, के टी की जगह 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये पोर्शन तो हमारा 0 हो गया, ये पोर्शन हमारा 0 हो गया। अच्छा, इसको लिखो या फिर मत लिखो। फिर कह रहे हैं कि द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर्स, 2 घंटे में कितना बढ़ गया, 10%। अब बात करते हैं 1 लाख का 10%, आपको पता होना चाहिए वैसे क्लास 12 में, बट फिर भी समझा देते। 1 लाख का 10% मतलब कितना, 10,000। तो 10,000 बढ़ के कितना हो गया, 1,10,000, और टाइम कितना हो गया 2। अगर 2 घंटे की बात करें तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, 1,10,000। और ये सारी वैल्यू रखने इक्वेशन 1 में ही, आपको इससे कंफ्यूज मत होना। तो पी और के और टी की जगह 2 प्लस सी कितना, देखो सी की वैल्यू ये रही, क्योंकि ये पोर्शन 0 हो गया। सी की वैल्यू कितनी है, log 1 लाख, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो गया 2k। तो ये जब log में माइनस होता है तो इधर डिवाइड हो जाता है,
2k, तो 4, और ये 2 हमारा इस तरफ आ जाएगा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। ये 2 हम इस तरफ भी लेके आ जाएंगे तो 1/2 log 11/10 हमारा निकल गया कि k की वैल्यू। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। चलिए अब बोल क्या रहे हैं, कितने घंटे में, मतलब t फाइंड करना है। कह रहे हैं कि जो p है वो 2 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 लाख। ये भी वैल्यू रखनी हमको इसी में ही है, तो ये हो गया log p मतलब 2 लाख बराबर। अब देखो k की वैल्यू हमारे पास ये है, k की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 log 11/10। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। ठीक है, k आ गया, t फाइंड करना है प्लस c की वैल्यू कितनी? log 1 लाख। कैसे पता? यहाँ से। अब ये log 2 लाख ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट करेंगे, माइनस का मतलब डिवाइड हो जाता है। इधर बचा 1/2 log 1.1 इंटू टी। देखिए ये सब से सब कैंसिल हो गया। इधर कितना बचा जी? log 2, और इधर कितना बचा? 1/2 log 1.1 इंटू टी। और देखो 1/2 जो पावर में है ना, जो यहाँ से हटके कायदे 1/2 इस तरफ पावर में आ जाएगा मेरा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। वीडियो को पॉज करता हूँ, आगे जगह देख के फिर लिखता हूँ। चलिए, तो t की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका इस तरफ आके क्या होगा? डिवाइड, या ऐसे भी कर सकते हो, ये पावर 1/2 यहीं पर लिख दो। अगर रूट में नहीं करना है तो 2 का क्रॉस क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 2 log 2 और फिर log 1.1 का डिवाइड। तो दिस इज योर आंसर। अब आगे क्या हो सकता है आंसर, वो आप बुक में देखना। अगर log 2 की वैल्यू गिवन है या log 1.1 की वैल्यू गिवन है तो आप उसकी वैल्यू पुट कर दे। बस इतना भी छोड़ के आ सकते हो, ये भी एक करेक्ट आंसर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप कंसेप्ट को समझो, एक एक करके चीज़ों को। अब जब टारगेट 95 के क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं तो आपको हर चैप्टर से क्वेश्चंस मिलेंगे, और वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में 2 से ज़्यादा बार आए हैं। तो आप बेसिक कंसेप्ट आप लोग अपने अच्छे रखिए। फिर भी अगर कोई डाउट है, कि हम लोग बेस्ट कर रहे हैं, अब एग्जाम का टाइम है, हर एक टीचर बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी जो कमी रह रही है, अगर आप लोगों को लगता है कि इस टॉपिक पर सर ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइए, या और भी कोई आपके डाउट्स हैं, क्योंकि हमारे लिए तो जो हमारा स्टूडेंट है वो तो ये कैमरा ही है, हम इसी को देखते हैं, इसी को समझ के सब कुछ पढ़ा रहे हैं। ये एक स्टूडेंट है हमारे लिए। बट आपको फिर भी कोई डाउट है तो जितना हो सकेगा हम लोग करेंगे, बट आप उस डाउट को बताइए। लेकिन आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स है, कैसे भी डाउट्स हैं, कमेंट्स करके आप जरूर बताइए, उस पर जरूर हम लोग काम करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे लगे रहिए। जय हिंद। 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टारगेट 95 की सीरीज का, चैप्टर 1 का है रिलेशन एंड फंक्शन का। एग्जाम में आया हुआ और एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन है ये, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है 4 मार्क्स में। तो आपको सबसे पहले तो 1-1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन के बारे में ही पता होना चाहिए। पूरा सिलेबस अपलोड हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके वीडियो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहे हैं अगर एक फंक्शन ऐसा है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच का फंक्शन है, और फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है कि अगर आप उस फंक्शन में x की वैल्यू को x की जगह ऑड नंबर्स रखते हैं तो फंक्शन ये है, और इवन नंबर रखते हैं तो फिर फंक्शन ये है। तो चेक करो फंक्शन 1-1 है या फिर फंक्शन ऑन-टू है या फिर दोनों है। अगर बात करें इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करने की कोशिश कर तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। ये एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल का ये इसका डोमेन है, ये मान लो इसका कोड, दोनों में ही नेचुरल नंबर्स आएंगे। तो 1 2 3 4 5 इतने में आपको समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6। अगर आप ये फंक्शन हमारे पास है, ये डोमेन है, मतलब x की जगह आपको यहाँ से वैल्यू पुट करनी है, और जो भी उसके आंसर आने हैं उसको आपको कोडोमेन से मिला देना है। तो अगर 1 पुट करते हैं, फंक्शन 1 क्या है? ऑड नंबर। तो ऑड का मतलब इस वाले फंक्शन में x की जगह 1 पुट करो। 1 + 1 कितना है? 2। तो 1 को मिला देंगे 2 से। ठीक, अब 2 पुट करना है। 2 क्या है? इवन। तो 2 - 1 मतलब अगर ये इवन है तो फंक्शन ये लेंगे, x को रिप्लेस करो 2 से, तो 2 - 1 1, तो इसको 1 से मिला दिया। ऐसे 3 को 4 से, 4 को 3 से, 5 को 6, और आप देख रहे होंगे इसी तरीके सारे एलिमेंट कनेक्ट होंगे। सेट ए का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो कि एम्प्टी होगा, या फिर उसका किसी से रिलेशन नहीं होगा, या फिर वो किसी से कनेक्ट नहीं होगा। जब सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं
तो ये 1 1 हो गया, सही बात है। और जितने भी एलिमेंट है हर किसी की एक यूनिक इमेज है, तो वो फंक्शन भी है। ऑन टू का कंडीशन क्या थी कि सेट बी के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो, तो सेट बी के देखो सारे एलिमेंट कनेक्ट है। तो ग्राफिकली या फिर पिक्टोरियली हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। बट यार एक्चुअली में ऐसे करके नहीं आएंगे क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन से हमें इसको बाकायदा पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको नॉर्मली समझा दिया कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। अब आ जाइए फॉर 1 1। फॉर 1 1 की कंडीशन क्या होती थी कि दो हम लोग नंबर डोमेन से लेट करते थे, तो वो भी यहां पर भी सेम ऐसा ही करेंगे। इफ तो नहीं, लेट कर लेते, चलो लेट। हमने दो ऐसे नंबर लिए हैं x1 एंड x2, दो ऐसे नंबर लिए हैं जो कि बिलोंग करते हैं n, और आप n बताना पड़ेगा आपको डोमेन के हैं। और यहां पे आपको यह भी बताना पड़ेगा x1 x2 है क्या, क्योंकि फंक्शन में इवन और ऑड की बात हो रही है। तो यहां पे लेट कर लेते हैं, x1 हमने ले लिया यार इवन, और x2 भी हमने क्या ले लिया जी इवन, ठीक है। और सच दैट ये आपको बताना पड़ेगा, इसमें केस बनेंगे। तो सच दैट f(x1) बराबर f(x2), इसी तरीके से हम लोग करते हैं, सही बात है। तो x1 इवन है, तो f(x1) क्या होगा, इवन वाले में रखो x की जगह पे x1, तो x1 - 1 f(x2), x2 भी हमारा इवन है तो इसी में पुट करेंगे, x2 - 1 ये कैंसिल हो गया, तो x1 बराबर कितना हो गया जी, ये हमारा x2, x1 बराबर हमारा क्या हुआ, x2 हो गया। तो ये हमारा 1 1 है अभी तक, लेकिन हमने ये किसके लिए लिया, इवन के लिए। सिमिलरली ऐसी ऑड के लिए भी आप करके दिखा सकते हैं। तो दोनों में x1 + 1 x2 + 1 दोनों बराबर आ जाएंगे। जब बात आती है केस 2 की, अगर हम बात करते हैं, जब हम बोलेंगे इफ x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, जब दो नंबर हमने लेट किए वो इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो। तो x1 को हमने ऑड लिया है और x2 को हमने इवन लिया, तो एक बात बताओ, क्या ऑड और इवन कभी बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो कंफर्म है, यहां पे एक चीज हम लिखेंगे, सच दैट x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2, x1 और x2 कभी बराबर नहीं हो सकते, ये तो पक्की बात है। तो अब निकालिए f(x1) क्या होगा, तो हम निकालेंगे f(x1), x1 क्या है, ऑड, तो ऑड की जगह रखो, तो ये कितना हो जाएगा, x1 + 1, ऐसे निकालो f(x2), तो ये कितना हो जाएगा, x2 - 1। अब एक बात समझेंगे, यहाँ पे x1 क्या था, ऑड, और ऑड में 1 ऐड किया, किसी भी ऑड में 1 ऐड कर देंगे तो वो किसके बराबर आता है, इवन नंबर के बराबर। और x2 हमारा क्या है, x2 हमारा इवन, और इवन में से एक माइनस करेंगे तो वो किसके बराबर है, ऑड नंबर के। तो एक बात बताओ, क्या इवन और ऑड कभी बराबर होंगे, तो f(x1) डज नॉट इक्वल्स टू f(x2), यस और नो। तो एकदम कंडीशन ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होने चाहिए थे। सो इट इज 1 1, सो इट इज 1 1। 1 1 की ये कंडीशन है कि अगर x1 x2 है, अगर वो बराबर है तो f(x1) और f(x2) भी बराबर होने चाहिए, देखो ठीक। अच्छा, और अगर हमने बोला x1 x2 बराबर नहीं है तो f(x1) और f(x2) भी बराबर नहीं होने चाहिए। अगर किसी बच्चे को x1 और fx क्या होता है इसमें अंतर नहीं समझ आ रहा है, तो बेसिक बात है, आपको फर्स्ट चैप्टर क्या सारे चैप्टर पढ़ने के बाद ही ऐसे वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ये टारगेट 95 है। फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि अगर x लिखा हुआ है इसमें और fx में अंतर क्या है। इसका मतलब ये कि x ये कोई एक एलिमेंट है, और वो सपोज मैंने आपसे बोला कि सपोज वो 3 से कनेक्ट है, तो हम बोलेंगे कि fx = 3। मतलब क्या हुआ, x एक एलिमेंट है और वो कनेक्ट किससे है, 3 से। इसका मीनिंग ये होता है। ऐसे ही f(x1) मतलब x1 कोई एलिमेंट होगा और वो किसी से कनेक्ट है, बस इतनी बात समझिए। तो हमने ये 1 1 के लिए आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन कर लो। अब आपको हम बताएंगे ये ऑन टू के लिए, ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, इतने में आपको चलिए बताते हैं। तो ऑन टू के लिए केस में क्या होता है, फॉर ऑन टू, उसमें क्या होता है कि लेट, कोई भी एक एलिमेंट लेट करते हैं जो कि हमारा किस में होना चाहिए, कोडोमेन में, कोडोमेन में। सच दैट f(x) = y। अब यहाँ पे भी आपको वो बताना पड़ेगा केस 1 में कि y क्या हो सकता है। हमने कहा y मान लो ऑड नंबर है, क्या है। अब यहाँ से लॉजिक है जो आपको समझना, y ऑड है
मतलब समझो y इसमें रहता है, x इसमें रहता है, ये वाला ऑड है, और इस फंक्शन में आप समझो कि ऑड वाला किससे कनेक्ट है, इवन वाले से। देखो अगर मैं आपसे बोलूं ये चीज समझने वाली, इसको अच्छे से समझेंगे। मैंने कहा कि f की अब बात करते हैं कोडोमेन की, मतलब यहां से एक नंबर है y, यहां का एक नंबर है जो कि हमने लिया क्या कि y ऑड नंबर है, मतलब ये वाला जो नंबर है इधर वाला ऑड है, और ऑड कनेक्ट किससे हो रहा है, इवन से। देखो कैसे, अगर मैंने बोला कि x इज इवन, x का इवन, समझना x का इवन, और इवन में से एक कम होगा तो क्या हो जाएगा, ऑड जाके। कल पता नहीं कहाँ साउंड आ रहा है, तो अब इसको समझे। y अगर हमारा ऑड है तो नॉर्मली बच्चे लेंगे क्या, ये वाला फंक्शन लेना, नहीं भैया ये वाला फंक्शन नहीं लेना, हम ये वाला फंक्शन लेंगे। क्यों, y ऑड कब होगा, मतलब ये वाला पोर्शन ऑड ही तो है। अगर x इवन है, समझेंगे x तो हम जो वैल्यू पुट करते हैं डोमेन से पुट किया इस फंक्शन में, इवन माइनस वन, इवन से कुछ भी कम होगा, एक कम होगा तो ऑड आएगा, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे जो हम लेंगे, यहाँ पे fx जो हम लेंगे, यहाँ पे x माइनस वन लेंगे, मतलब x माइनस वन हमने लिया यहाँ पे fx, ठीक है। और fx किसके इक्वल है, y के इक्वल, तो y इज इक्वल टू x माइनस वन, x की वैल्यू यहाँ से निकालो तो y प्लस वन, fx बराबर x माइनस वन है, तो x की जगह रिप्लेस कर दो y प्लस वन, x की जगह रिप्लेस कर दो y प्लस वन, तो y प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, आंसर हमारा कितना आ गया जी, y आ गया। मतलब यही करते थे ऑन टू में कि जो वैल्यू पुट की है y को लेट पे आता है, सॉल्व करके अगर हम y पर ही आ जाएं तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो so all element of codomain has pre-image, मतलब वो किसी ना किसी से कनेक्ट है, सो इट इज ऑन टू। अब आप कहेंगे सर आपने केस वन बनाया ऑड वाला, इवन वाला क्यों नहीं बनाया, तो यार इवन वाला अगर आप बना के दिखा सकते हो, या फिर लिख दो सिमिलरली, या फिर आप लिख सकते हैं सिमिलरली, क्योंकि मैथ्स में जो चीज़ बार बार होती है उसको एक केस टू y इवन, ऐसी हमारा ये। तो हमारा ये फंक्शन क्या है, वन। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन टारगेट 95 में जो भी आपको मिलेंगे लॉजिकल होंगे, उनके लिए आपको पहले बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो ये सीरीज चल रही है 10th की भी, अब 12th की भी, और केस स्टडी अलग से अपलोड हो रही है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके आप बताइए कि सर ये डाउट है। जय हिंद। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भैया, चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पहली बार में हो जाए तो बहुत खुशी की बात है, वरना फिर तो खैर हो ही जाएगा। मैं क्वेश्चन को पहले मैंने केवल डाटा लिखा, उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, कह रहे हैं रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। मतलब सही बात है कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे गए हैं टिकट लेने, आपने कहा भैया हमारा बच्चा 10 साल से कम का है, तो उसका जो फेयर है ना वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं रिजर्वेशन चार्ज में कोई भी कंसेशन नहीं है। अगर आपको अपने बेटे के लिए एक सीट को रिजर्व कराना है तो रिजर्वेशन का जो चार्ज है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, उसमें कोई भी हाफ नहीं होने वाला है। क्या बात समझ आई? एज के अकॉर्डिंग जो फुल फेयर है उसमें तो हाफ हो जाएगा बेटे के लिए। अब तुम पूरी सीट मांगते हो तो रिजर्वेशन होगा उसके लिए, तो रिजर्वेशन का जो भी चार्ज है 50, 60, 100, 200 जो वो आपको पूरा देना पड़ेगा, उसमें कोई भी हाफ नहीं होगा, ठीक है। एरोप्लेन में लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन्फेंट वाला अगर 1-1.5 महीने का छोड़ के 2 महीने के बाद जो भी है पूरी सीट आपको लेनी पड़ेगी, पूरा पैसा देना पड़ेगा, उसमें हाफ टिकट कोई चक्कर नहीं। ट्रेन में क्या है, हम लोग जाते हैं, हम जब बहुत छोटे थे, हम 14-15 साल के होके भी 10 साल के अंदर चलते थे, तो होता है आप लोग था, और अमीर फैमिलीज बिलोंग करते शुरू से। तो चलो अच्छा, तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत हुई होगी, ठीक। अच्छा, फिर कह रहे हैं एक आदमी ने 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट 2530 रुपये में, उसने एक रिजर्व और फर्स्ट क्लास टिकट को उसने बुक किया, तो रुपये दिए 2530। फिर एक आदमी ने 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड 1 रिजर्व हाफ टिकट, तो उसने इतने रुपए दिए। तो बताओ भैया कि एक तो रिजर्वेशन के चार्ज क्या हैं और फर्स्ट क्लास टिकट के चार्ज का, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जो पूछा गया पहले उसको लेट करके संतुष्ट हो जाते हैं कि जो पूछा गया कि लेट द फर्स्ट क्लास टिकट फेयर या कॉस्ट
लेट द फेयर ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है चल जाएगा इतना, एक्स रुपीज़, एंड द रिजर्वेशन चार्ज, एंड द रिजर्वेशन, ये बेटा रिजर्वेशन वो वाला नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो SC ST वाला, वहाँ जाओ भैया हम तो SC में आते हैं, रिजर्वेशन वो वाला नहीं है ये रिजर्वेशन में सीट बुक हो रहा है, रिजर्व हो गई आपकी सीट वहाँ पे ना। चलो अच्छा, तो इस तरीके से अब क्वेश्चन को फील करते हैं, क्वेश्चन को फील करेंगे, ठीक। अब एक बंदा है वन रिजर्व फर्स्ट, उसने रिजर्व कराया है फर्स्ट क्लास टिकट, तो फर्स्ट क्लास टिकट कितने का x, और उसने रिजर्वेशन भी कराया, मतलब उसको y रुपीज़ भी देने पड़े होंगे, यस और ना, यस और नो, मतलब उसने पहला फर्स्ट क्लास टिकट बुक कराया तो x रुपये दिए होंगे, और लिखा क्या रिजर्व, मतलब उसने रिजर्वेशन भी कराया है तो उसने y रुपये भी दिए होंगे, यस और नो। तो टोटल कॉस्ट हो गई 2530। पहली इक्वेशन बहुत ही प्यारी सिंपल सी। अगली पे जाओ, कह रहे वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, पहले यहाँ तक पढ़ो, एक आदमी है और जिसने रिजर्व ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट, उसके भी रुपए कितने हो गए x प्लस, यस और नो। एंड आगे भी बोला एंड वन रिजर्व हाफ टिकट, अब समझेंगे बड़ा मजा आने वाला, प्लस वन रिजर्व हाफ टिकट, तो रिजर्वेशन होगा तो y रुपये तो उसको देने ही पड़े होंगे, हो सकता है वो अपने साथ अपने बेटे को लेके जा रहा हो। यहाँ तक x प्लस वाई का हो गया कि वो आदमी खुद गया है और उसने अपनी सीट भी रिजर्व कराई तो x प्लस वाई, फिर वो अपने साथ अपने बेटे को लेके गया, मान लो तो वन रिजर्व हाफ टिकट, तो अगर रिजर्वेशन हुआ है तो y रुपये तो दिए, लेकिन हाफ टिकट मतलब x/2, क्योंकि फुल पेमेंट तो x है लेकिन उसने हाफ टिकट कराया है तो x/2, लेकिन y में कोई भी कंसेशन नहीं है, तो ऐसा होने पर टोटल रुपए है 3810। क्या चमका? तो एक बात ना सुनो यार, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 2530, क्या हम वो यहाँ पे रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो 2530 प्लस वाई प्लस x/2 बराबर 3810। चलो ये इधर माइनस में आ गया, इसको ऐसे ही लिख दो। तो यार डायरेक्ट माइनस कर दें, चलो लिख देते हैं। ये इधर किस में आएगा जी? तब तो आप लोग माइनस करके बैठो, मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ। तो एलसीएम आया 2, तो ये क्या होगा 2y प्लस x, तो 0 से 0 गया तो 0, 11 से कितना आया 1280, तो 2y प्लस एक्स कितना आया 1280। अब 2 से क्या होगा जी मल्टीप्लाई, तो 2y प्लस एक्स बराबर 128 दूनी 256, यस और नो? इतना आ गया, निकालना क्या हमको x और y की वैल्यू, लगा दो एलिमिनेशन। पहली इक्वेशन हमारे पास ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2530, और ये हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 2560। तो एली माइनस कर दिया, कैंसिल आउट, y से माइनस का 2y तो माइनस का y, और ये कितना हो जाए माइनस का 30, तो ये कैंसिल हो गया। मतलब भैया रिजर्वेशन चार्ज कितना था जी 30 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज कितना। अब x और निकालो तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2530, तो y की जगह रखो 30, और ये कितना 2530, तो माइनस कर दो, कितना आया 2500 रुपये। फर्स्ट क्लास टिकट रिजर्वेशन के साथ 2580 थे। अलग अलग बात करें, रिजर्वेशन मात्र 30 रुपये का था और ये 2500 रुपये का था। क्या चमका? कोई डाउट इसमें? कभी आप लोग ट्रेन में गए हो रिजर्व, अच्छा किस क्लास में गए, फर्स्ट थर्ड कौन सा, या फिर जनरल में लटके हैं, स्लीपर में? अच्छा बहुत से बच्चे लोग स्लीपर में जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे स्लीपर पहन के आना ही अलाउ है। हाँ तो आकाश पहन गए स्लीपर वाले कि बिना स्लीपर कैसे अलाउ होगा। हाँ जूते पहन सकते हो आकाश, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, भागो आप लोग।